छोटे से गांव में रामू अपनी पत्नी सीता और 7 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी और फूस का बना हुआ था। ठंडी हवा दीवारों की दरारों से सीधे अंदर घुस आती थी। यह दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड थी। गांव के अमीर लोग अपने घरों में मोटे कंबल और रजाइयों में दुबके हुए थे, लेकिन रामू के पास न रजाई थी न ढंग का कंबल। खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं बचा था। गुड़िया मासूमियत से पूछती, माँ, आज रोटी क्यों नहीं बनी? सीता आंसू छुपाते हुए कहती, बेटी, जल्दी ही हमारे लिए भी कुछ अच्छा होगा, तुम सो जाओ। गुड़िया भूखे पेट सो जाती, पर उसके चेहरे पर अब भी मासूम मुस्कान होती। रामू यह सब देखकर भीतर से टूट जाता। कई दिनों से उसे कोई काम नहीं मिला था। खेत बर्फ से ढके थे और गांव वाले मजदूरों की जरूरत नहीं समझते थे। एक रात उसने ठान लिया, अब बस बहुत हो गया, मुझे सीता और गुड़िया के लिए कुछ करना ही होगा, यही सही समय है। वह जंगल गया और लकड़ियां काटकर घर लाया। ठंडी हवा से उसके हाथ सुन्न पड़ गए थे, पर जब उसने घर में आग जलाई तो रोशनी और गर्मी ने थोड़ी राहत दी। अरे वाह बाबा, देखो आज तो हमारे घर में सूरज आ गया। आग के पास बैठने में कितना अच्छा लगता है। हाँ बेटा, सच में आज हमारे घर में सूरज आ गया। अब इस आग से अच्छे से हाथ सेक लो, पता नहीं कब बुझ जाए। पर खाने के बिना आग अधूरी थी। गुड़िया ने नींद में पिता से पूछा, पापा, कल मुझे रोटी मिलेगी ना? रामू ने आंसू रोकते हुए कहा, हाँ बेटी, कल तुम्हें गरम रोटी जरूर मिलेगी। उस रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर गांव का बुजुर्ग चौधरी खड़ा था। उसने कहा, रामू, सुना है तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, ये आटा और आलू ले लो। रामू ने उसका धन्यवाद किया। सीता ने तुरंत चूल्हा जलाया और गरम पराठे बनाए। गुड़िया पहली बार कई दिनों बाद पेट भरकर खा पाई। उसकी आंखें चमक उठीं। माँ, ये सबसे स्वादिष्ट रोटी है। रामू और सीता ने भी थोड़ा थोड़ा खाया। कई दिनों बाद उस रात परिवार चैन से सो पाया। सुबह होते ही रामू फिर काम की तलाश में निकला। कभी खेतों में घास काटने का काम मिलता, कभी किसी के घर लकड़ी चीरने का। पर सर्दियों में काम बहुत कम था। कई दिन तो ऐसे गुजरते जब वह बिना कुछ कमाए ही लौट आता, लेकिन वह कभी बेटी के सामने हार नहीं मानता। कभी कभी जब गुड़िया पूछती, पापा आपने खाया? तो वह मुस्कुराकर कहता, हाँ, मैंने खेत में गुड़ खा लिया। असलियत यह थी कि वह भूखा रहकर भी बेटी और पत्नी का पेट भरता। आगे बढ़ने से पहले जो अपनी माँ से प्यार करता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सीता भी हिम्मत नहीं हारती। वह गांव के अमीर घरों में बर्तन मांजती, आटा पीसती। मिलता भले ही बहुत कम, पर उसी से चूल्हा जलता। एक ठंडी रात गुड़िया कांप रही थी। सीता ने अपनी पतली साड़ी का पल्लू बेटी पर डाल दिया और खुद ठंड सहन करने लगी। रामू ने देखा और बोला, सीता, तुम क्यों ठंड सह रही हो? सीता ने मुस्कुराकर कहा, जब तक बेटी गर्म है मुझे ठंड नहीं लगती। 1 साल ठंड बहुत कठोर पड़ी। गांव में काम लगभग बंद हो गया। रामू ने ठान लिया, अब मैं शहर जाऊंगा, वहां मजदूरी करूंगा और पैसे लाकर बेटी की पढ़ाई और खाने की व्यवस्था करूंगा। सीता घबराई, पर शहर बहुत दूर है, अनजान जगह है। रामू बोला, मेरे लिए कठिनाई मायने नहीं रखती, मेरे लिए मायने रखता है तुम्हारा और गुड़िया का भविष्य। रामू शहर पहुंचा। वहां उसने ईंट भट्ठे और निर्माण स्थलों पर मजदूरी शुरू की। सुबह से शाम तक काम करता, हाथों में छाले पड़ जाते। कभी 50 रुपए मिलते, कभी 100। रात को सड़क किनारे सोता। भूख लगती तो आधी रोटी खाकर बाकी बचा लेता। वह सोचता, अगर मैं हार गया तो मेरी बेटी के सपने मर जाएंगे। इधर गांव में गुड़िया भी पढ़ाई में मन लगाती। उसके पास न किताबें थीं न नया बैग। सीता ने अपनी पुरानी साड़ी से बैग सिल कर दिया। बेटी, ये भले ही पुराना कपड़ा है, पर इसमें तेरे सपने हैं। कोई बात नहीं माँ, आपने मुझे बैग सिलकर दे दिया, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं इसमें अपनी किताबें रखूंगी और खूब सारी पढ़ाई करूंगी। गुड़िया स्कूल में सबसे होशियार निकलती। गांव वाले कहते, यह बच्ची एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगी। कई महीनों बाद रामू पैसों की पोटली लेकर लौटा। उसने पुकारा, सीता, गुड़िया, मैं आ गया हूं। गुड़िया दौड़कर पिता से लिपट गई। पापा, अब तो हम ठंड से नहीं डरेंगे। रामू ने सबसे पहले एक मोटा कंबल खरीदा। गुड़िया के लिए नई किताबें और सीता के लिए एक साड़ी भी ले आया। उस रात तीनों एक ही कंबल में बैठे थे। चूल्हे पर गरम दाल पक रही थी।
गुड़िया किताबें पलटते हुए बोली, पापा, माँ, अब मुझे ठंड नहीं लगती, क्योंकि अब मुझे पता है कि असली गर्मी कहाँ से आती है, हमारी मेहनत, त्याग और आपस के प्यार से। रामू और सीता की आंखों में आंसू आ गए। दिन बीतते गए। रामू अब खेतों में और गांव के कामों में मजदूरी करने लगा। वह सुबह जल्दी निकलता और देर शाम लौटता। हाथों में छाले हो जाते, पीठ दर्द से झुक जाती, लेकिन चेहरे पर हमेशा बेटी के लिए मुस्कान रहती। सीता घर संभालती और कभी कभी दूसरों के घर काम करके अनाज ले आती। धीरे धीरे घर में तंगी तो बनी रही, पर अब भूख से बिलखने की नौबत नहीं आती थी। गुड़िया रोज स्कूल जाने लगी। पुरानी कॉपी पेंसिल से वह नई बातें सीखती। गांव के अध्यापक उसकी लगन देखकर हैरान रहते। एक दिन अध्यापक ने रामू से कहा, रामू, तुम्हारी बेटी बहुत तेज है। अगर इसे सही पढ़ाई मिले तो यह बहुत आगे जाएगी। रामू की आंखें चमक उठीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मास्टर जी, मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए जितना कर सकता हूँ करूंगा। कोई बात नहीं, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। आप चिंता मत करें, मैं गुड़िया की 1 साल की पढ़ाई अपनी तरफ से करवाऊंगा। हो सकता है वह बहुत आगे जाए। गुड़िया भी यह सब समझने लगी थी। वह माँ से कहती, माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपको नए कपड़े लाकर दूंगी। पापा को अब और मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। हमारा घर भी पक्का होगा, जिसमें ठंडी हवा कभी नहीं घुसेगी। सीता उसे सीने से लगाकर कहती, बेटी, तुम्हारे सपने ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। समय के साथ गुड़िया बड़ी होती गई। उसके परिणाम हमेशा अच्छे आते। गांव में लोग अब उसे सम्मान से देखने लगे। कई बार पड़ोसी कहते, रामू, तुम्हारी लड़की तो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है। मेरी बेटी भी उसकी क्लास में पढ़ती है, उसकी बहुत तारीफ करती है। कहती है गुड़िया उसे भी बहुत कुछ सिखाती है। रामू यह सुनकर मुस्कुराता, लेकिन भीतर से उसकी आंखें भर आती। वह जानता था कि यही बच्ची एक दिन उनकी ठंडी रातों को हमेशा के लिए गर्म रोशनी में बदल देगी। एक बार गांव में मेले का आयोजन हुआ। गुड़िया ने पहली बार मंच पर कविता सुनाई। सैकड़ों लोग ताली बजाने लगे। रामू और सीता भीड़ में खड़े होकर बेटी को देख रहे थे। सीता धीरे से बोली, रामू, देखो हमारी बेटी को, ये तो सचमुच चमकते हुए तारे जैसी लग रही है। रामू ने भर्राई आवाज में कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमारी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। देखो ना, मंच पर खड़ी होकर कितनी सुंदर कविता सुना रही है। देखकर तो मेरा मन भर आया है। मुझे लगता है जैसे सचमुच हमारी गुड़िया आसमान का तारा बन गई हो। उस दिन के बाद से गुड़िया गांव की शान बन गई। वह दिन रात पढ़ाई में मेहनत करती और हर बार अपने माता पिता से यही कहती, अब बस थोड़ी और मेहनत करनी है। जब मैं नौकरी करूंगी तब हमारे घर में हर सर्दी के लिए मोटे कंबल होंगे और हर दिन चूल्हे पर गरम खाना होगा। उस दिन के बाद गुड़िया सचमुच गांव की शान बन गई। हर परीक्षा में अच्छे अंक लाना अब उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन यह सब आसान नहीं था। घर में अब भी गरीबी थी। कभी कभी खाने के लिए भी मुश्किल हो जाती, पर गुड़िया हिम्मत नहीं हारती। रामू खेतों में मजदूरी करता, दिन भर धूप और ठंड सहता। सीता गांव में छोटे मोटे काम करके थोड़ा अनाज जुटा लाती। दोनों अपनी थकान और भूख भूलकर बस यही सोचते कि गुड़िया पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे। कई बार रात को जब गुड़िया दीपक की मध्यम रोशनी में पढ़ रही होती तो रामू और सीता उसे चुपचाप देखते रहते। रामू धीरे से कहता, सीता, देखो तो जरा हमारी गुड़िया को, कितनी तन्मयता से किताबों में डूबी हुई है। मुझे तो यही देखकर संतोष मिलता है कि हमारा आने वाला कल रोशन है। मैं सपना देख रहा हूँ कि एक दिन यह बच्ची बड़ी होकर हमारे गांव और हमारे नाम को रोशन करेगी। हाँ रामू, मैं भी यही सोच रही हूँ। गुड़िया कितनी लगन से पढ़ रही है, उसे देखकर मुझे भरोसा होता है कि हमारी बेटी जरूर कुछ बड़ा करेगी। तुमने जो सपने देखे थे वो अब अधूरे नहीं रहेंगे। गुड़िया भी अपने माता पिता का त्याग समझती थी। वह अक्सर कहती, पापा, माँ, जब मैं नौकरी करूंगी तब सबसे पहले आपके लिए बड़ा घर बनाऊंगी। उसमें दीवारों से हवा नहीं आएगी। हर सर्दी में मोटे कंबल होंगे और चूल्हे पर हर रोज गर्म खाना पकेगा। रामू और सीता उसकी बातें सुनकर चुप हो जाते, लेकिन दिल के भीतर एक नई उम्मीद जगती। समय बीतता गया। गुड़िया अब गांव के स्कूल से पास होकर शहर के कॉलेज में पढ़ने लगी। यह उसके लिए नया अनुभव था। शहर में पढ़ाई करना आसान नहीं था, लेकिन उसकी मेहनत ने सबका दिल जीत लिया। कई बार फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते। गुड़िया,
9 दिन हो गए, अब तक तुमने अपनी फीस जमा नहीं कराई है। अगर जल्दी से फीस जमा नहीं हुई तो तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। नियम सबके लिए एक जैसे हैं। हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, वरना तुम्हारा नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा। तुम इतनी अच्छी छात्रा हो, इतनी लगन से पढ़ाई करती हो, लेकिन अगर फीस जमा न हुई तो सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। सोच लो गुड़िया। जी मैडम, मैं समझती हूँ कि नियम सबके लिए बराबर हैं और मेरी भी जिम्मेदारी है कि समय पर फीस जमा कराऊं, लेकिन घर की हालत आप जानती हैं, पैसे जुटाने में थोड़ी देर हो रही है। प्लीज आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि जल्दी ही फीस जमा करवा दूंगी। तब सीता अपनी पुरानी चुन्नी या गहने बेच देती और रामू खेतों में दिन रात काम करता। गुड़िया को यह सब पता चलता तो वह और ज्यादा लगन से पढ़ाई करती। बेटी रो मत, आज मैं ये साड़ी बेच रही हूँ तो क्या हुआ? ये साड़ी मेरे तन का आभूषण है, लेकिन तू तो मेरी जान है, मेरे सपनों की रोशनी है। तेरे लिए कोई भी चीज चाहे कितनी ही कीमती क्यों ना हो, मायने नहीं रखती। मेरे लिए तू ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तेरी पढ़ाई ही मेरा गर्व है। मैं चाहती हूँ कि तू ऊंचाइयों तक पहुंचे। तेरी आंखों के आंसू देखकर मेरा दिल टूट जाता है। माँ, तुम चिंता मत करो। आज तुमने मेरी पढ़ाई के लिए अपनी साड़ी बेच दी है, लेकिन तुम देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें न सिर्फ 1 बल्कि 10 नहीं 100 साड़ियां दिलवाऊंगी। तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं रहने दूंगी। तुम्हारे त्याग का बदला मैं अपनी मेहनत और कामयाबी से जरूर चुकाऊंगी। कॉलेज में उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एक बड़ी परीक्षा पास की और नौकरी का अवसर मिला। वह दिन रामू और सीता की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। जब गुड़िया पत्र लेकर घर आई और बोली, माँ, पापा, अब मैं नौकरी करूंगी, हमारी गरीबी खत्म होगी, हमारी ठंडी रातें अब हमेशा के लिए गर्म रोशनी से भर जाएंगी। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटी को सीने से लगाकर कहा, बेटी, तूने तो मेरे सपनों को सच कर दिखाया। जिन उम्मीदों के सहारे मैं तुझे पढ़ने भेजता था, आज वो उम्मीदें हकीकत बन गई। तूने न सिर्फ अपना बल्कि हमारा भी सिर ऊंचा कर दिया है। अब देखना, मेरी गुड़िया ऐसा काम करेगी कि हमें एक अच्छा घर दिलाएगी, हमारे बुढ़ापे को सुकून और आराम देगी। तेरा नाम अब सिर्फ इस घर में नहीं, पूरे गांव में लिया जाएगा। हट जाओ जरा, मुझे अपनी बेटी से बात करने दो। मेरी प्यारी गुड़िया, आज तूने वो शब्द कहे हैं जिनका मैं बरसों से इंतजार कर रही थी। जब तूने कहा, अम्मा मेरी नौकरी लग गई है, अब मैं कमाऊंगी और अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा, तो लगा जैसे मेरी सारी तपस्या रंग लाई। बेटी, तेरी मासूम आंखों में कभी भूख के आंसू देखे थे? तेरे लिए मैं अपने हिस्से का निवाला छोड़ देती थी। गुड़िया की नौकरी लगने के बाद घर में सचमुच बदलाव आ गया। उसने सबसे पहले माता पिता के लिए एक छोटा पक्का घर बनवाया। अब दीवारों में दरारें नहीं थीं, हवा अंदर नहीं घुस पाती थी। घर में एक नया कंबल था और चूल्हे पर रोज गरम दाल चावल पकते थे। गांव वाले कहते, देखो, यही वही रामू और सीता की बेटी है जो कभी भूखी सोती थी। आज इसने अपने माँ बाप की जिंदगी बदल दी। बेटी, तू वाकई बहुत होशियार है। तूने न सिर्फ खुद अच्छी पढ़ाई की, बल्कि लाखों बच्चों को ये रास्ता दिखाया कि पढ़ाई जिंदगी में कितनी जरूरी है। तू आज सिर्फ हमारी गुड़िया नहीं रही, बल्कि उन सबके लिए एक मिसाल बन गई है जो हालात से हार मान लेते हैं। रामू और सीता अब बूढ़े हो चले थे, लेकिन उनकी आंखों में संतोष था। वे हर रात बेटी को देखकर सोचते, हमारी बेटी अब सच में हमारी आंखों की रोशनी बन गई है। कभी इस घर में अंधेरा और सन्नाटा हुआ करता था, पर आज लगता है जैसे घर आंगन रोशनी से भर गया हो। कभी चूल्हा ठंडा पड़ जाता था, लेकिन अब हमारे घर में गर्मी है, रसोई से खुशबू आती है और खाने के लिए भरपूर भोजन है। बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। तुमने हमारी सारी तकलीफों को अपनी मेहनत और हिम्मत से जीत लिया। आज हमें गर्व है। गुड़िया जब भी माता पिता के पास बैठती तो वही मासूम बात दोहराती जो उसने बचपन में कही थी, असली गर्मी तो आपके और माँ के प्यार में है। बाबा, इस समय अगर मैं आप लोगों के लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? आप और अम्मा ही तो मेरी दुनिया हो। मैं आप दोनों से इतना प्यार करती हूँ कि उसे शब्दों में बयां करना मेरे लिए नामुमकिन है। गांव के किनारे एक अनोखा घर था। वह पूरा कंबलों से बना हुआ घर था। लोग उसे कंबल का घर कहकर चिढ़ाते भी थे और हंसी भी उड़ाते थे। उस घर में रहते थे बूढ़ी खड़ूस सास, उसकी बातों में हमेशा डांट होती। उसका बेटा राजेश सीधा सादा और भोला किस्म का आदमी, और उसकी नई नवेली दुल्हन रीमा, जो अभी कुछ ही दिन पहले शादी करके इस घर में आई थी। सुबह सुबह रीमा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। बाहर से हवा की सुइयां जैसे कान में चुभ रही थीं। उसने देखा कि कंबल का घर हिल रहा है। अरे राजेश, इतनी ठंड, ये घर भी जैसे कांप रहा है।
पास में लेटे राजेश ने हंसते हुए कहा, डर मत रीमा, ये घर देखने में अजीब है पर अंदर से बहुत गर्म है। देखना, बाहर बर्फ जमी है और हम आराम से सो रहे हैं। इतने में पास ही खड़ूस सास की आवाज गूंजी, अरे सोते ही रहोगे क्या? घर का काम कोई करेगा कि सब ठंडी में आलसी करेंगे? रीमा घबराकर उठ बैठी। शादी को मुश्किल से 15 दिन हुए थे और सास की डांट रोजाना की आदत बन चुकी थी। जी अम्मा, बस अभी नाश्ता बनाती हूँ। दिन चढ़ा तो गांव के बच्चे खेलने आए। वे कंबल के घर को देखकर हंसते और खींचतान करते। एक बच्चा बोला, अरे देखो, मेरा घर तो मिट्टी का है लेकिन इनका पूरा का पूरा कंबल का है, चलो इसमें छुपन छुपाई खेलते हैं। दूसरा बोला, नहीं नहीं, हम सब कंबल का टुकड़ा खींचकर भागेंगे। और सचमुच एक एक बच्चे ने घर का किनारा खींचा। सास बाहर आकर चीखी, अरे बदमाशो, भागो यहां से, वरना कान पकड़कर गांव के चौपाल तक घसीट ले जाऊंगी। बच्चे खिलखिलाकर भाग गए। रीमा पास खड़ी थी। उसने हंसते हुए कहा, अम्मा जी, बच्चे हैं, खेलने दीजिए। बच्चे तो शरारत किए बिना मानते ही नहीं। सास गुर्राई, तुझे तो सब अच्छे लगते हैं, ये बच्चे एक दिन घर फाड़ कर रख देंगे। राजेश हंसते हुए बोला, अरे अम्मा, रीमा सही कह रही है। बच्चे जब तक घर को अपना खेल का मैदान न समझें तब तक उनका बचपन अधूरा है। सास मुंह बिचकाकर भीतर चली गई। धीरे धीरे रीमा को सबकी आदत हो गई थी। बच्चों की शरारत, गांव वालों का मजाक, सास की डांट, राजेश की मासूमियत। कभी कभी वह सोचती, काश मेरी शादी किसी पक्के घर में होती। लेकिन अगले ही पल उसके मन से आवाज आती, घर कैसा भी हो, अगर उसमें अपनापन है तो वही सबसे अच्छा घर है। एक रात इतनी ठंड पड़ी कि सास बीमार पड़ गई। उसका गला बैठ गया, खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रीमा ने तुरंत देसी इलाज शुरू किया। अदरक कूटकर गरम दूध बनाया और पूरी रात जाग जाग कर अम्मा के सिर पर हाथ फेरती रही। सुबह सास की तबीयत कुछ ठीक हुई। उसने बहू की ओर देखा और पहली बार मन ही मन सोचा, ये बहू सचमुच बहुत अच्छी है। चाहे मैं इसे कितना भी डांटूं, पर ये मेरा ख्याल रखती है। पर मुंह से बोली, ठीक है, तूने कर दिया इलाज, लेकिन समझ मत लेना कि तू बहुत बड़ी वैद्य है। रीमा मुस्कुराई और धीरे से बोली, अम्मा जी, आपकी तबीयत ठीक हो गई, वही काफी है। धीरे धीरे रीमा की मेहनत का असर गांव वालों पर भी दिखने लगा। वह हर किसी की मदद करती, किसी का पानी भर दे, किसी के बच्चे को पढ़ा दे। गांव की औरतें जो पहले ताने देती थीं, अब कहने लगीं, देखा, कंबल के घर वाली बहू कितनी सीधी है। घर चाहे जैसा हो, बहू तो सोने जैसी मिली है। हाँ हाँ, मेरे बच्चों को भी पढ़ा देती है, कितनी अच्छी बहू है। लेकिन सास जब भी ये सुनती तो उसका खून खौल उठता। वह बड़बड़ाती, अरे इन औरतों को तो कोई काम धंधा नहीं, बस बहू बहू का गुणगान करती रहती हैं, मानो बहू कोई परी है और मैं खड़ूस। एक दिन ऐसा हुआ कि पड़ोस की मौसी आईं। उन्होंने बैठते ही कहा, अरे बहन, तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है, देख कैसी बहू मिली है, इतनी सेवा करती है कि क्या बताऊं। सास की त्योरियां चढ़ गईं। उसने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन बहू कोई देवी देवता थोड़ी है, सेवा करना औरत का काम है, इसमें तारीफ कैसी। मौसी हंसकर बोली, अरे नहीं, आजकल कौन करता है इतना, तेरी बहू सचमुच सोने जैसी है। सास झल्ला कर बोली, बस बस, अब और मत बोल, मुझे तो ये तारीफ सुन सुनकर कान पक गए हैं। रीमा पास ही खड़ी थी। उसे बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं अपना काम करती रहूंगी, चाहे अम्मा मुझे चाहे जो समझें। ठंडी और बढ़ गई। गांव में मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला था। सब घरों में तिल के लड्डू, गजक और गुड़ की मिठाई बन रही थी। रीमा ने सोचा, अगर मैं अम्मा और राजेश के लिए कुछ अच्छा बना दूं तो घर में मिठास आ जाएगी। वह तिल गुड़ के लड्डू बनाने लगी। गांव की औरतें आकर बोलीं, वाह रीमा, तू तो हाथों से जादू करती है, इतने स्वादिष्ट लड्डू तो किसी ने नहीं बनाए। राजेश ने भी छक्कर कहा, सचमुच रीमा, ऐसे लड्डू तो पूरे गांव में नहीं मिलेंगे। सास ने यह सुना तो आंखें लाल हो गईं। उसने गुस्से में कहा, क्या बकवास है, गुड़ और तिल मिलाना कौन सा बड़ा हुनर है, हम तो आंख बंद करके बना लेते थे, ये बहू तो बस दिखावा करती है। सब चुप हो गए। रीमा का दिल दुखा, पर उसने कुछ नहीं कहा। उस रात राजेश ने रीमा से कहा, तू बुरा मत मानना, अम्मा का स्वभाव ही ऐसा है, उन्हें किसी की तारीफ बर्दाश्त नहीं। रीमा ने धीमी आवाज में कहा,
मुझे फर्क नहीं पड़ता राजेश जी, मैं तो बस चाहती हूं कि घर में अपनापन रहे। चाहे अम्मा मुझे जितनी भी डांटें, मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। राजेश ने बहू का हाथ पकड़कर कहा, तू सच में बहुत अच्छी है रीमा, पर अम्मा को समझने में वक्त लगेगा। सर्दियों के दिन और गहरे हो चुके थे। गांव में चारों तरफ बर्फ जैसी ठंड और कंबल के घर की दीवारें लगातार हिल रही थीं। रीमा रोज की तरह सुबह सुबह उठकर चूल्हा जलाने लगी। उसने अम्मा और राजेश के लिए गर्म दूध रखा और घर का हर काम चुपचाप करने लगी। अम्मा को यह सब देख देख कर भी चैन नहीं पड़ता। वह बड़बड़ाती, सब दिखावा है, लोग समझते हैं ये बहू बहुत अच्छी है। असली रंग तब सामने आएगा जब इसे असली कठिनाई होगी। राजेश ने कहा, अम्मा आप हर वक्त शक क्यों करती हैं? रीमा सच में मेहनती है। अम्मा ने गुस्से में कहा, अरे तू चुप कर, तुझे तो अपनी बीवी की ही परवाह है, मां की कोई कद्र नहीं। राजेश चुप हो गया। रीमा भी बस हल्का सा मुस्कुराकर काम करती रही थी। उस रात ठंड इतनी बढ़ गई कि घर के कंबल सिकुड़ने लगे। छोटा सा छेद बन गया और हवा घर में घुसने लगी। राजेश ने कहा, रीमा अब तो लगता है पूरी रात कांपते रहेंगे। रीमा ने तुरंत सुई धागा निकाला और अंधेरे में ही सिलाई करने लगी। उसके हाथ सुन्न हो रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अम्मा पास बैठी थीं, उन्होंने देखा भी, पर मुंह से कहा, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं, थोड़ी ठंड से कोई मर थोड़ी जाएगा। राजेश बोला, अम्मा बहू की मेहनत देखिए तो सही। अम्मा गुर्राकर बोली, बस कर, मुझे तारीफ मत सुना। धीरे धीरे रीमा को अम्मा की इस आदत की भी आदत पड़ गई थी। वह जान चुकी थी अम्मा को अभी समझने में वक्त लगेगा। कभी कभी पड़ोसी आ जाते और रीमा की तारीफ कर देते, अरे अम्मा तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर और समझदार और सच्ची है। अम्मा का चेहरा तमतमा उठता। बड़बड़ाती, हाँ सबको बहू ही नजर आती है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रही। राजेश समझाने की कोशिश करता, अम्मा लोग सच ही कहते हैं, बहू बहुत अच्छी है। लेकिन अम्मा सुनने को तैयार नहीं होती। एक रात अचानक अम्मा को तेज बुखार चढ़ गया। ठंड ने उन्हें पूरी तरह जकड़ लिया। रीमा घबराई नहीं, वह पूरी रात जागकर उनके लिए भाप बनाती रही, हल्दी वाला दूध तैयार करती रही और उनके पैरों को दबाती रही। राजेश ने कहा, रीमा कब तक अम्मा के पास बैठी रहेगी? बस अब सो जा, बहुत ठंड है मैं और तू जमीन पर बैठी है, थक जाएगी। रीमा बोली, राजेश जी, अम्मा तो मेरी भी माँ जैसी ही हैं। अगर मैं ही उनका ख्याल न रखूं तो भला और कौन रखेगा? माँ का स्थान इस संसार में कोई नहीं ले सकता। बचपन से लेकर आज तक उनकी दुआओं ने ही हमें संभाला है। उनका साया ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। आज अगर वो बूढ़ी और कमजोर हो गई हैं, तो ये मेरा ही फर्ज है कि मैं उनका सहारा बनूं, उनके दुख सुख का साथी बनूं। अम्मा आधी नींद में थीं, पर यह सब सुनकर उनका दिल कहीं न कहीं पिघला। फिर भी सुबह उठते ही बोली, ये सब तो बहू का ही काम होता है। घर में बैठी है तो सास ससुर की सेवा करना ही पड़ेगा। खाना पीना रहना सहना सब यहीं का है, तो बदले में सेवा करना कोई एहसान नहीं। ये तो तेरी जिम्मेदारी है। बहू अगर घर में है तो बड़ों की देखभाल करना ही पड़ेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। रीमा मुस्कुराई। उसने मन ही मन सोचा, अम्मा को समझने में वाकई वक्त लगेगा। कंबल का घर अब भी ठंडी हवाओं में कांपता था। अंदर अब भी अम्मा की डांट गूंजती थी, लेकिन रीमा हर काम चुपचाप करती रही, बिना गुस्सा किए, बिना थके, बस मुस्कुराकर। राजेश सोचता, घर चाहे जैसा भी हो, मुझे तो सोने जैसी बहू मिली है। और अम्मा अभी भी खड़ूस बनी बैठी थीं। उनका चेहरा सख्त था, आवाज तेज थी, पर कहीं भीतर उनका दिल धीरे धीरे पिघलना शुरू हो चुका था। तभी अम्मा ने धीरे धीरे आवाज दी, बहू इधर आ। रीमा चौंक गई। इतनी नरमी से अम्मा ने शायद पहली बार पुकारा था। वह तुरंत पास जाकर बोली, जी अम्मा कहिए। अम्मा ने उसे अपने पास बिठाया। उनकी आवाज में अब पहले जैसी कड़वाहट नहीं थी। उन्होंने रीमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, बहू तू सच में बहुत अच्छी है। मैं ही तुझे हमेशा ताने मारती रही। मैंने सोचा था पता नहीं तू घर संभाल पाएगी या नहीं, लेकिन अब समझ गई हूं कि तूने इस घर को अपना घर मान लिया है। रीमा की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, अम्मा आप चिंता मत कीजिए, ये घर अब मेरा भी है और आप मेरी माँ जैसी हैं। मैं चाहती हूं कि हम सब मिलकर इस घर को खुशियों से भर दें।
अम्मा की आंखों से भी आंसू टपक पड़े। उन्होंने बहू को गले लगा लिया और कहा, अब मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। मेरी सख्ती को तूने जैसे सहा वैसा तो कोई और बहू नहीं सह सकती थी। बहू, आज मैं दिल से कह रही हूं, अब मैं तुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। तू सच में बहुत अच्छी है। मैंने तो कभी तुझसे प्यार से बातें की ही नहीं, हमेशा गुस्से में डांट दिया, ताने दिए, हर छोटी बड़ी बात पर तुझ पर इल्जाम लगाया, पर तूने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया, कभी अपनी जुबान ऊंची नहीं की। उल्टा तूने हर बार मुझसे प्यार से ही बातें की। मेरे गुस्से को चुपचाप सहा और मेरे तानों को भी हंसकर टाल दिया। अब जाकर समझ में आया है कि तू कितनी सहनशील और नेक दिल है। मैंने तो हमेशा यही सोचा कि बहू है तो जिम्मेदारी निभाएगी, सेवा करेगी, लेकिन तूने ये सब बोझ समझकर नहीं किया। तूने दिल से किया, अपनेपन से किया। कभी मुझे माँ कहकर बुलाया, कभी मेरे पैरों की मालिश कर दी, कभी मेरा गुस्सा सहकर भी मेरे लिए दवा पानी लाकर रखा। तेरी सहनशीलता और तेरे व्यवहार ने मेरे दिल को छू लिया। सासू माँ, ये सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। आपने पहली बार मुझे इतने प्यार से बेटी कहकर पुकारा है। मेरे लिए इससे बड़ी कोई दौलत नहीं हो सकती। मैं तो शुरू से ही आपको अपनी माँ मानती आई हूं, लेकिन आपने मुझे कभी अपनापन नहीं दिखाया। फिर भी मैंने सोचा कि अगर मुझे इस घर में जगह बनानी है तो सेवा और प्यार ही मेरा रास्ता है। आपने मुझे जितना भी ताने दिए, जितनी बार डांटा, मैंने कभी बुरा नहीं माना, क्योंकि मैंने हमेशा ये सोचा कि माँ चाहे जितना गुस्सा करें, उनका गुस्सा भी आशीर्वाद ही होता है। अगर आज आप मुझे अपनी बेटी मान रही है तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा इनाम है। माँ, मैं वादा करती हूँ कि जब तक मेरी सांस चलेगी मैं इस घर की इज्जत करूंगी, आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। अरे बहू, अब तो तूने मेरा दिल ही जीत लिया है। सच कहूं तो मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुझे इतने सालों तक सिर्फ बहू समझा, बेटी नहीं। तूने कभी मुझे उल्टा जवाब नहीं दिया, हर वक्त मेरी सेवा करती रही, और आज तूने अपने मुंह से जो वचन दिया है उसे सुनकर मेरा दिल भर आया है। अब मैं तुझसे यह कहती हूँ कि तू सिर्फ बहू नहीं, मेरी बेटी है, मेरी संतान है। जिस तरह मैंने अपने बच्चों को पाला, उसी तरह तूने भी इस घर को संभाला है। अगर आज मैं चैन की नींद सो सकती हूँ तो तेरी वजह से, अगर घर में रौनक और बरकत है तो तेरी वजह से। बहू, तूने जिस धैर्य से और जिस प्यार से मुझे संभाला है, वैसा तो अपनी बेटी भी शायद न कर पाती। अब से तू सिर्फ इस घर की बहू नहीं, मेरी आंखों का तारा है, और मैं जहां भी जाऊंगी हर किसी से यही कहूंगी कि मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सासू माँ, आज आपने मुझे बेटी कहकर जो सम्मान दिया है, उसके आगे दुनिया की सारी खुशियां भी छोटी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई है। जब मैं इस घर में आई थी तो मेरे दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि आप मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाएं, पर मन में डर भी था कि शायद आप मुझे बहू से ज्यादा कुछ न समझे। इतने सालों तक मैंने आपकी हर बात को माना, आपके ताने सुने, आपकी डांट सहन की, लेकिन कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि आप जो कह रही हैं वो एक माँ ही तो कह रही हैं। मैंने जब भी आपके पांव दबाए, दवा दी या बिना कहे आपके काम किए, वो मैंने कोई फर्ज समझकर नहीं किया, वो तो मेरे दिल की चाहत थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि माँ चाहे कितनी भी कठोर लगे, लेकिन उनके बिना घर अधूरा होता है। माँ, आपके मुंह से ये सुनना कि तू मेरी बेटी है, मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। अब मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ इस घर की बहू बनकर नहीं रहूंगी, बल्कि आपकी सच्ची बेटी बनकर हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी रहूंगी। जब आप रोएंगी तो मैं आपके आंसू पोंछूंगी, जब आप बीमार होंगी तो मैं आपके लिए दवा भी बनूंगी और दुआ भी करूंगी, और जब आप थक जाएंगी तो आपके लिए सहारा भी बनूंगी। माँ, आज मुझे लगता है कि मेरी माँ जो मायके में है, उसका प्यार मुझे आप में मिल गया है। अब से मेरे लिए आप ही माँ है। मैं हमेशा ये सोचती थी कि जब तक आपके दिल में मेरे लिए जगह नहीं बनेगी, तब तक मेरी मेहनत अधूरी रहेगी। जब जब आपने मुझे डांटा, जब जब ताना मारा, उस वक्त मेरा दिल तो टूटा, पर मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मुझे भरोसा था कि एक दिन आप समझेंगी कि बहू भी बेटी की तरह हो सकती है। आज आपने मुझे अपनाया है तो मुझे लगता है जैसे मेरी सारी तपस्या सफल हो गई है। माँ, अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे कभी दूरी महसूस न करें। मैं आपकी अपनी बेटी की तरह आपके हर दर्द में साथ खड़ी रहूंगी, आपके हर दुख को बांटूंगी। का जज्बा ही असली ताकत है। मैं तुम्हें एक विशेष पद देना चाहता हूँ, हमारी संस्था की जीवन प्रेरणा दूत के रूप में। तुम्हारा काम होगा बच्चों से मिलना, उन्हें प्रेरित करना और उन्हें यह समझाना कि छोटा काम भी बड़ा हो सकता है अगर उसमें भावना हो। जी, आपके इस प्रस्ताव के लिए दिल से शुक्रिया। सच कहूं तो ये मेरे लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है।
लेकिन मैं माफी चाहती हूँ। मैं आपके साथ शहर नहीं जा सकती, क्योंकि ये गांव सिर्फ मेरा घर नहीं है, ये मेरी जड़ है, मेरी पहचान है। यहीं की मिट्टी ने मुझे सिखाया कि दूसरों के लिए कुछ करना क्या होता जब है। पहली बार किसी और गांव की 2 लड़कियां पैदल चलकर सांस केंद्र तक पहुंची, उनके हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा था। वो बोली, हमें सिखाओ छवि वाली आग जलाना। छवि बेटा, हमने तुम्हारे बारे में गांव के लोगों से बहुत कुछ सुना है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी समझदारी और सबसे बढ़कर दूसरों के लिए कुछ करने का तुम्हारा जज्बा। सच कहें तो हम तुम्हारे कामों से बहुत प्रभावित हुए हैं। ये जो तुमने सर्दियों में हर घर के बाहर आग जलाई, जिससे गांव के लोगों को राहत मिली, वो सिर्फ एक आग नहीं थी, वो उम्मीद की रोशनी थी। हमें भी अब समझ आने लगा है कि छोटी छोटी चीजें भी कितनी बड़ी खुशी दे सकती हैं। हम दोनों चाहती हैं कि तुम हमें भी सिखाओ कि वो आग कैसे जलाई जाती है, ताकि हम भी अपने घर के बाहर किसी जरूरतमंद के लिए एक कोना गर्म कर सकें। और एक और बात बेटा, हम चाहती हैं कि तुम हमारे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाओ। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अगर मेरा थोड़ा सा ज्ञान, मेरी थोड़ी सी मेहनत किसी और के काम आ जाए, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। आप लोगों ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि अब मुझे सिर्फ आग जलाकर गर्मी ही नहीं, पर तब तक मिट्टी ने वो कर दिखाया था जो सिर्फ कहानियों में सीख। ठंड तो हर साल आएगी, मगर अब हर सर्द हवा में किसी छवि, किसी मिट्टी